कल आपने बातें बंद करो। इकोसिस्टम में सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इकोसिस्टम पार्ट 2 उसमें प्रेडेशन में लास्ट टाइम प्रेडेशन में क्या हो गया था? जहाँ पे कुकी वाले पढ़ा था प्रेडेशन के ऊपर देखा पेज नंबर 250 पेज नंबर 250 मिला प्रेडेशन के ऊपर मिला क्या? वहाँ पे कुछ टर्म्स देखो अडेल्फो पैरासाइट लिखा बेबी सिटर उसके बाद अडेल्फो पैरासाइट मिला क्या? फिफ्थ लाइन प्रेडेशन के ऊपर का पैरा ऊपर से फिफ्थ लाइन वहाँ जानो an adelpho parasite is a parasite in which the host species is closely related to the parasite often being a member of the same family or genus. adelpho parasite में क्या होता है? जो host है parasite मतलब वो कहाँ जाएगा? host के ऊपर रहता है ना, तो parasite और host दोनों similar होते हैं। समझ में आया? देखो क्या लिखा है वापस से रीड करो। an adelpho parasite is a parasite okay in which the host species is closely related to the parasite. समझ में आया? host and the parasite both are closely related. ये clear है? Then it is then said to be adelpho parasite. ये समझा आपको? आगे देखो एग्जांपल Citrus black fly parasitoid Encarsia perplexa unmated females of which may lay haploid eggs in the fully developed larva of their own species. अब ध्यान दो This is citrus black fly, okay? और ये citrus fruit के ऊपर ग्रो करता है, ये समझा आपको? This is citrus black fly and इसका जो parasite है वो ये है Encarsia perplexa is a parasite जो किसमें रहता है? इसका host कौन है? citrus black fly. Did you get this point? This is the parasite and citrus black fly is host. वो कहाँ रहता है? वो सिट्रस फ्रूट पे रहता है। आपको समझा यहाँ तक? अब ये वाला पैरासाइट ये अपने अगर अनफर्टिलाइज्ड एग ले करता है, ठीक है, तो फिर मेल बनेगा। सुन रहे ध्यान से? अगेन एनकैर्सिया परप्लेक्सा अगर अनफर्टिलाइज्ड एग ले करेगा, ठीक है, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो फिर द ऑफस्प्रिंग विल बी अ मेल, और अगर फर्टिलाइज्ड एग ले करता है तो फिर फीमेल होगी। समझा आपको? ठीक है, आपके टेस्ट में एडेल्फो पैरासाइट का जो एग्जांपल दिया हुआ है वो मेल के लिए दिया हुआ है। आप रीड करो पूरा। सिट्रस ब्लैक फ्लाई पैरासिटॉइड आगे लिखा हुआ है एनकैर्सिया परप्लेक्सा इज अ पैरासाइट, ठीक है, एंड सिट्रस ब्लैक फ्लाई इज अ होस्ट। क्लियर? हां, अनमेटेड फीमेल्स ऑफ व्हिच मे ले हैप्लॉइड एग्स। हैप्लॉइड रहेंगे अगर अनमेटेड है, अनमेटेड मतलब क्या रहेगा कि फ्यूचर नहीं हुआ तो कैविटी रहेगा, एक कैविटी रहेगा, सिर्फ हैप्लॉइड रहेगा, बराबर? हैप्लॉइड एग्स इन द fully developed larva of their own species. These results in the production of male offspring. Clear? और एक एग्जांपल दिया हुआ है बोनेलिया विरिडिस, तो उनमें भी इस टाइप का सिमिलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी रहता है, तो उसका इमेज बोनेलिया विरिडिस कौन सा क्या? हाँ लेकिन वो क्या बोल रहा है? हाँ फीमेल का, ठीक है, फीमेल का पेपर, लेकिन अगर अनफर्टिलाइज्ड है तो फीमेल होगी और फर्टिलाइज्ड है तो फिर मेल, लेकिन अगर अनफर्टिलाइज्ड है तो होगी मेल के, और अगर अनफर्टिलाइज्ड एक करना है ना तो भी हम उसके लिए यूज करेंगे। समझ में आया? रिगार्डेड टू यूज बातें बंद करो। अब यहाँ ध्यान दो, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था फोरामेन मैग्नम, रिमेंबर? दिस इज फोरामेन मैग्नम। यहाँ देखो होमो सैपियंस में हियर इज फोरामेन मैग्नम और एक हियर दूसरा लिखा हुआ है फोरामेन मैग्नम।
See, position of foramen magnum in dog is here, chimpanzee, and in human beings. ये ऐसे आएगा, ये आपकी ठीक हो गए और ये ऐसे, समझ में आया? ठीक है? पोलर कस्प, समझ में आया? काउंट करो, 5, समझ में आया? नहीं, 1 2 3 4 5, वो कहाँ लिखा है? 'प्रोग्नेटिज्म' मतलब ये देखो ऊपर से ये स्लैंट रहेगा, दिख रहा है, प्रोट्रूडेड रहेगा, और यहाँ पे जॉ विदाउट प्रोग्नेटिज्म, यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ पे मैंडिब्यूलर प्रोग्नेटिज्म मतलब कि नीचे का प्रोट्रूडेड रहेगा, ऊपर का नॉर्मल रहेगा, समझ में आया? प्रोग्नेटिज्म हमने पढ़ा था, दैट इज जो अपर और लोअर जॉज रहेंगे, दैट इज प्रोट्रूडेड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान देना, आपका कल इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म का एक रहेगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, राइट? वो हम लोग अभी खत्म कर रहे हैं, एंड देन हम स्टार्ट विद डिजीज वाला, डिजीज, और उसमें हम लोग पहले मलेरिया कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैंने चालू करके रखा हुआ है, एंड में चालू पिरामिड्स सबके बहुत तक हम लोग पहले वो खत्म कर देंगे वीडियो में, फिर आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? इकोलॉजिकल पिरामिड पहले को खत्म करें, वहाँ पे क्या होगा? पेज नंबर 110 मिला? पेज नंबर 110 पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। एक एक करके रीड करेंगे, तुमको पिरामिड का मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है? ध्यान, पिरामिड ऑफ नंबर्स, आपको डायग्राम दिख रहा है पिरामिड ऑफ नंबर्स का? हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नंबर ना। सबसे नीचे का आपको बार दिखा दे रहा है? हाँ, दिखा? सबसे नीचे का, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, और उसका नंबर बाजू में लिखा हुआ दिख रहा है 584200, लिखा क्या? सबसे ज्यादा, ठीक है, किसका नंबर रहेगा? इट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट्स। ये समझ में आपको? और हाँ, एक और चीज, हम यहाँ पे पूरे अर्थ की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, उतने एरिया में नंबर ऑफ प्लांट्स क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। तो नीचे वाला एक्सटेंडेड दिखा रहा है, आपको समझ में आता? हाँ, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उनका नंबर क्या रहेगा? कंपेयर टू प्रोड्यूसर कम रहेगा। आपको समझ में उतने एरिया में काउंट कर रहे हैं, यू गेट दिस, ठीक है? उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी प्रोड्यूसर से भी कम रहेंगे, उनको खाने वाले। ये समझा आपको? ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर वाले ज्यादा होते तो नीचे वाले खत्म भी जल्दी से जल्दी, राइट? आगे टर्शियरी कंज्यूमर उतने एरिया में सबसे ज्यादा कम रहेंगे, सुन लो ध्यान से, सबसे ज्यादा कम रहेंगे, सबसे कम रहेंगे, ओके ना भाई? सबसे कम रहेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा कम रहेंगे। सुना? तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, उस दिन कॉल्ड एज पिरामिड, ठीक है? अब ध्यान दो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या रहेंगे? नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होंगे? कम होते जाएंगे। वी गेट द शेप ऑफ द ग्राफ लाइक दिस। समझ में आया? ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं? ऑब्वियसली सब नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, ये वैसे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है? लिटरली वहाँ पे सर्वे किया जाता है उस एरिया में, और ऑब्वियसली हम हर एक प्लांट को काउंट करते बैठेंगे, थोड़ा बहुत वहाँ पे अंदाजा भी रहता है। समझ में आया आपको? प्रेडिक्शंस के लिए, ओके? सो प्लीज नाउ सी द पैराग्राफ देयर। Pyramid of numbers, it shows the relationship between producer, herbivorous and carnivores at successive trophic levels. Successive trophic levels मतलब एक के बाद जो आप trophic level पे जाओगे,
डायग्राम देख समझ में जल्दी कोई का बताओ pyramid of numbers, it shows the relationship between producers, herbivores and carnivores at successive trophic level. इसका meaning समझा आपको successive trophic level का? हाँ, आगे in terms of their numbers. सबको समझा यार in terms of numbers क्योंकि आगे क्या दिया हुआ देखो in terms of biomass दिया हुआ है और उसके आगे दिया हुआ in terms of energy. Okay, but this one is in terms of numbers. सबको समझा यहाँ तक आगे for example in grassland the producers which are mainly grasses are always more in number. ये समझा आपको? This number goes on reducing from base मतलब नीचे to the apex of the pyramid. Apex मतलब क्या होगा? Top. Clear? The primary consumers as rabbits, mice, etc. are lesser than the number of grasses. सुन लो ध्यान से. Primary consumer for example mice हो गया या फिर rabbit हो गया, उनका number grasses से क्या रहेगा? कम रहेगा. ठीक है आगे as we go in upward direction that is to secondary tertiary or top level consumers as hawk or other birds their number will be least thus the pyramid is upright मतलब कि हम जैसे से नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर वो क्या होगा base से apex क्या होगा वो कम होते जाएगा सबका समझ में ठीक है this type of pyramid is called as upright pyramid और in some ecosystem inverted pyramid भी होता है जो कि आपका अच्छे दिया हुआ नहीं ठीक है लेकिन वो इन्वर्टेड पिरामिड आपको पढ़ना है लेकिन वो आपको इसलिए रहेगा एंट्रेंस लिए रहेगा तभी पढ़ोगे आप ठीक है राइट नाउ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपराइट वाले पिरामिड्स दिए हुए हैं कोई उसको पढ़ना ठीक है आगे ध्यान पिरामिड्स ऑफ बायोमास बायोमास का मतलब क्या बताया था क्या होता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर राइट नाउ प्लीज पे अटेंशन इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम pyramid of biomass is also upright like that of the pyramid of numbers सुन लो ध्यान से बाजरा डायग्राम देखो पिरामिड ऑफ बायोमास का वो भी अपराइट है ना जैसे कि नंबर में वैसे ही ठीक है नाउ प्लीज पे अटेंशन प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज मोर इन बायोमास देन हर्बीवोर्स ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं उनमें अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है सबसे ज्यादा रहता है जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर आगे के ट्रॉफिक लेवल पे पास होते जाएगा उनका अमाउंट क्या होगा कम होते जाएगा आगे पॉइंट सुन लो ध्यान से सिमिलर पेपर ध्यान दे दो So producers are always more in biomass than herbivores and herbivores are more in biomass than that of the carnivores. समझा आपको? तो again in this case also base से apex में जाएंगे तो फिर जो biomass का pyramid है वो क्या होगा? कम होते जाएगा, reduce होते जाएगा. Clear? Like that pyramid of numbers. ठीक है? आगे. However, there are exceptions to this generalization. Can you count the number of small insects feeding on single big tree? अब सुन लो ध्यान से. एक बड़ा सा ट्री है. कुछ एक्सेप्शन बता रहे हैं उसमें नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कितने लोग काउंट नहीं करते बैठ सकते हैं ना तो वो वहां पे एक्सेप्शंस होते हैं आ रही बात समझ में ठीक है आगे द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज आल्सो क्या लिखा है वहां देखो इन्वर्टेड उल्टा होगा ऐसा क्यों होगा ध्यान दो बिकॉज़ द बायोमास ऑफ फिशेस इज मोर देन दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन मतलब कि हां एक्वेटिक में जो प्लांट्स रहेंगे यानी कि प्रोड्यूसर वो कम रहेंगे और नंबर ऑफ फिशेस जो उनको खाने वाले वो ज्यादा रहेंगे समझ में आई बात तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा उल्टा होगा इन्वर्टेड ग्राफ मिलेगा आपको ऐसा समझ में इन्वर्टेड का यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है अदरवाइज उनको एंट्रेंस के लिए और बहुत ज्यादा एग्जांपल करना ठीक है फिलहाल तुम्हारे टेक्स्ट बुक की सब कुछ इतना जाने डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड एंड अपराइट का मतलब हां ठीक है आगे ग्राफ देखो ध्यान से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बायोमास 809 ठीक है फिर प्राइमरी कंज्यूमर 37 सेकेंडरी कंज्यूमर 11 टर्शियरी कंज्यूमर 1.5 मतलब बेस से एपेक्स में जाएंगे तो बायोमास कम होते जाएगा रिड्यूस होगा ओके आगे ध्यान दो पिरामिड ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट हम पढ़ चुके हैं 10% पास होता है रिमेंबर ठीक है इट विल बी ऑलवेज अपराइट इन एनी इकोसिस्टम क्लियर ठीक है ध्यान दो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखो ठीक है when energy flows from a particular trophic level to the next some energy is lost as heat at every step बराबर है क्या respiration process हम पढ़ चुके हैं expiration process उसमें क्या होगा energy will be lost ठीक है
प्राइमरी प्रोड्यूसर में 10,000 जूल्स, उसके ऊपर 1000, फिर 100, फिर 10। क्या समझना है उससे लॉजिक? 10% पास हो रहा है, बराबर है क्या? 10,000 का 10% विल बी 1000, 1000 का 10% विल बी 100, 100 का 10% विल बी 10। सबको समझा है ठीक से? हाँ, दिस वाज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल हिरार्की। अब आप पेज नंबर जाने से पहले आई एम गोइंग टू अलॉट सम टॉपिक्स सम स्टूडेंट्स, ठीक है? वो टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके आओ। कौन से? दोनों चैप्टर्स के बच्चे के टॉपिक्स हैं, पोल्यूशन, पॉपुलेशन और ठीक है? Now take out page number 157. अब यहाँ पे क्या लॉजिक है? ये चैप्टर में पहले जो थिंक बॉक्स दिया हुआ है स्टार्टिंग में, कंटेंट्स एंड द क्लास, ठीक है क्या? कंसेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। यहाँ पे ये टॉपिक लिटरली इम्पोर्टेंट है आपके थ्योरी के लिए भी, एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और आपके एंट्रेंस के लिए फर्स्ट, ठीक है? और यहाँ पे कुछ मेडिसिन के नाम है आपको दिए हुए, वो भी आपको लर्न करना है। तो इसमें से रीड करने के लिए मेडिसिन के नाम और कितना उनका डोज रहना चाहिए वो भी दिया हुआ है। समझ लो ध्यान से, ठीक है? बट द फर्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जो आप पढ़ चुके हो, एंटीबॉडी, ठीक है? वाई शेप का रहता है, ठीक है? एक्टिव साइट्स रहते हैं नॉर्मल, ठीक है? ये बस हमको वापस पढ़ना है, ये बहुत पहले पढ़ा है, राइट? सो प्लीज पे अटेंशन। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, मतलब जब वो इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन क्यों होता है, इंटरेक्शन होने के बाद क्या होता है, ठीक है? वो आपको पढ़ना है वहाँ पे। फिर एंटीजेंस ऑन द ब्लड सेल्स, इन शॉर्ट ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ था, बट वी आर गोइंग टू टेक द टॉपिक अगेन, ठीक है? उसके बाद है पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड टॉपिक। दिख रहा है कि आपको पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स, उसमें कुछ डिजीज दिए हुए हैं, उनकी सिम्टम्स सभी आ जाते हैं। तो सारे डिजीज के आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और उनकी कुछ स्पीशीज भी हैं, वो स्पीशीज याद करने हैं, उनके सिम्टम्स और उनका ट्रीटमेंट अगर कुछ है तो मेडिसिन के नाम और उनकी डोज, ठीक है? और दूसरे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं तो आपको पढ़ना है थर्ड टॉपिक में। सुन लो ध्यान से। फोर्थ टॉपिक इज कैंसर एंड एड्स, द लास्ट टॉपिक इज एडोलेसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज मतलब कि कैसे उनका मिसयूज होता है, ड्रग एंड अल्कोहल का मिसयूज समझना है बाय एडल्ट्स। मैंने कहा पहले सब आपको समझा, आपको चैप्टर पढ़ना क्या ओवरऑल? हाँ, टुडे लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड टॉपिक 11.3, दैट इज पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स। पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज द पैथोजेंस? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एंड पैरासाइट्स आर प्रॉपर दूसरे के बॉडी में रह करके उनका न्यूट्रिशंस एब्सॉर्ब करते हैं एंड हार्म द होस्ट ऑर्गेनिज्म, राइट? सबको समझा यहाँ तक? हाँ, नाउ वी स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक मलेरिया। पहले स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एक वीडियो है एंड which is going to explain the whole मलेरिया टॉपिक, ठीक है? चलो कोई बातें नहीं करेगा, सिर्फ ध्यान से ध्यान देंगे। और मलेरिया टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, उसका लाइफ साइकिल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको समझ लेना। और इसके बाद मैं आपसे ओरल लेने वाली हूँ और मलेरिया
starting with malaria. So malaria is a mosquito-borne infectious disease which is basically caused by protozoan Plasmodium, which is also known as malarial parasite. So there are four species of Plasmodium: Plasmodium falciparum, vivax, malaria, and OPV. Out of this, Plasmodium falciparum, which is the most deadly one, मतलब अगर ये एक बार किसी की बॉडी में एंटर हो गया तो फिर उसका पूरा काम तमाम कर देता है. एंड while Plasmodium vivax it is common, मतलब जो कॉमनली अपने को मलेरिया होता है वो वाइवेक्स की वजह से होता है. कौन सी चार स्पीशीज हैं मलेरिया कॉज करने वाले? falciparum, again vivax, malaria, and one more OPV. Again first one is falciparum, vivax, OPV and malaria. इनमें से खतरनाक कौन है? falciparum. ठीक है, falciparum जो खतरनाक क्यों है? जब आप उसका लाइफ साइकिल पढ़ोगे दैट टाइम आई एक्सप्लेन दी falciparum के चारों में से खतरनाक क्यों. ठीक है, राइट नाउ रिमेंबर इन चारों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? डेंजरस कौन है? falciparum. ठीक है, लाइफ साइकिल पढ़ने के बाद आप समझेगा व्हाई इट इज दैट मच डेंजरस. ठीक है, ओके. एक और जो छोड़ पर आपको ध्यान दो, मलेरिया इज अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज. ये आपको पहले भी बताया था कि मॉस्किटो इज नॉट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मॉस्किटो इज द वेक्टर कैरियर. एंड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? प्लाज्मोडियम. और उसकी चार स्पीशीज है, राइट? सबको यहाँ तक क्लियर है? इसने बोला कि मिसकंसेप्शन होती है कि मस्कीटो की वजह से हमें मलेरिया होता है, बट जैसे जिसने कहा और नॉर्मली मिसकंसेप्शन होती है कि मस्कीटो की वजह से मलेरिया होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू. मस्कीटो इज जस्ट अ वेक्टर, मतलब कैरी करता है प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. सो इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. सो इसमें एशिया, अफ्रीका ऐसे मतलब कंट्रीज में मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है. फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा पूरा देखो अच्छे से, वो एक्सप्लेन भी करेगी प्लस आपको पैरा आपकी टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है. ठीक है, मलेरिया इज अ मॉस्किटो-बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ह्यूमन caused by protist Plasmodium known as malarial parasite, which is widespread in tropical and subtropical regions including much of the sub-Saharan Africa and Asia and America. The disease results from the multiplication of malaria parasites within the heart disease, causing symptoms that typically includes fever, headache, in severe cases progressing to coma and death. Four species of Plasmodium can infect and be transmitted by humans. Severe disease is largely caused by Plasmodium falciparum. Underline that severe disease is largely caused by Plasmodium falciparum. Okay. Malaria is also caused by Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, and Plasmodium malariae. सबको यहाँ तक क्लियर है कि दोनों पैराग्राफ ठीक से सबको समझा? यहाँ तक नक्षत्र क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट चालू करिए. ये पूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना है वहाँ से. करो, ध्यान दो. सहारा जैसा सारे एरियाज में ज़्यादा है, ट्रॉपिकल रीजन है, फोर टाइप्स ऑफ द falciparum is most deadly. पढ़ा? सारा टेक्स्ट क्लियर है क्या? होस्ट कौन रहेगा? ह्यूमन. ठीक है, वो मेरा प्रोसेस इंटर रहेगा. फीमेल एनिमल्स पता है मलेरिया पता है? हमें पता है कि मलेरिया का वेक्टर जो है वो फीमेल एनिमल्स है. तो जब वो इंसान को काटेगा तो उस
प्लाज्मोडियम के दो होस्ट है, एक तो ह्यूमन है और दूसरा कौन है, वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो इसके दो होस्ट रहते हैं, ये समझा आपको। पहला होस्ट अगर आपने देखा वो ह्यूमन को इंजेक्ट कर रहा था, बाइट कर रहा था, कौन, मॉस्किटो। मतलब मॉस्किटो से प्लाज्मोडियम निकलकर कहाँ जाएगा, ह्यूमन के ब्लड में जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट प्लाज्मोडियम पैरासाइट के दो होस्ट, एक ह्यूमन, दूसरा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। यहाँ तक क्लियर है, अब दिखा रही है। The disease is transmitted to human when an infected Anopheles mosquito bites the human and injects the malaria parasites into the bloodstream. क्या समझे आप? इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम कब जाएगा, जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इंसान को बाइट करेगी, ठीक है, और उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में जाएगा, ह्यूमन के ब्लड में। समझा आपको? स्पोरोजोइड करके टर्म लिखा हुआ है, वो आप आगे लाइफ साइकिल में पढ़ोगे, वापस से आपको क्लियर होगा। पहले डेवलपिंग स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम, एक्टिव स्टेज, समझ में आया? वो आगे आएगा तभी वेरी क्लियर होता है इसका। आगे यहाँ पे पहले लाइफ साइकिल एनोफिलस क्या है, एंटी ह्यूमन, बट वीडियो में कंफ्यूज हो जाएगा। वीडियो में पहले ह्यूमन का आएगा, पहले ह्यूमन का पढ़ेंगे। सभी ध्यान दो, एक पहला पैराग्राफ आगे को क्या लिखा हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन एनोफिलस मॉस्किटो। लिखा है क्या? हाँ, मतलब कि एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम क्या करेगा, उसकी लाइफ साइकिल कैसे होगा, तो पहले वहां एक्सप्लेन किया होगा आपके टेक्स्ट बुक। उसके बाद दिया हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन द ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल